हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, जिसकी सीरीज हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है प्लेलिस्ट में, जिसके बाकी पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पार्ट जो लेफ्ट आउट था वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन से आप सबको पता है कि फ्लोरा, हमारे आसपास में जो भी फ्लोरा प्रेजेंट है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है उनके बारे में अपन इसमें देखेंगे। और फौना मतलब कि जो भी एनिमल्स वगैरह प्रेजेंट है वाइल्ड लाइफ के अंदर उनको देखेंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इज बायोस्फीयर। आपको ये पता होना चाहिए बायोस्फीयर बायोस्फीयर किस तरीके से रिलेटेड है आपके इकोसिस्टम से, वो भी हम देखेंगे। आप सबको पता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो आप सबको कॉमनली पता है, ठीक है। एंड हाइड्रोस्फेयर के अंदर वाटर आ जाता है, और लिथोस्फेयर के अंदर लैंड, और एटमॉस्फेयर के अंदर एयर। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, वाटर है और एयर है, वो तीनों के कॉम्बिनेशन की अवेलेबिलिटी को ही बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, सो वेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट। ओके, आप सबको पता है कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे लैंड भी प्रेजेंट है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी है और एयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, इन सब के अंदर हम लोग भी रहते हैं, और इसी तरीके से और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से हम लोग डिपेंडेंट हैं, वैसे हमारे साथ वाले लिविंग बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वो भी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, फिर बात करते हैं इकोसिस्टम की, जहाँ पे इनका इंटरेक्शन होता है। बायोस्फीयर तो एक ऐसा स्पेस हो गया जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, इससे पाई चार्ट से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर इकोसिस्टम के अंदर इन लोगों का इंटर रिलेशन को स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम में हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग लिविंग बींग्स एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे, और प्लांट्स के अंदर हम, आपको पता है कि जो भी फ्लोरा प्रेजेंट है हमारे इधर, उसके बारे में देखेंगे। तो पहली बात तो ये आती है कि इनके यूसेज क्या है। मान लीजिए अगर प्लांट नहीं होते तो क्या हम सस्टेन कर पाते? नहीं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मेजर हमारी नीड है, जो कि कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं? प्लांट्स। ठीक है, सो टिम्बर, शेल्टर के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वुड वगैरह की, वो भी हमको प्लांट से मिलती है। ठीक है, सॉइल के अंदर जो सॉइल इरोजन की कल हमने बात करी थी, तब हमने देखा था कि प्लांट्स, एनिमल, जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल इरोजन से हमको। ठीक है, फिर स्टोर ग्राउंड वाटर, हमने ये भी सॉइल वाले टॉपिक में देखा था कि किस तरीके से प्लांट अगर हम कहीं लगा रहे हैं तो उससे ग्राउंड वाटर भी हमारा प्रिजर्व रहता है। फिर बात फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स। लैटेक्स क्या होता है? कैसे लिक्विड होता है, गम होता है, जो कि ट्रीज एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फिर आई होप आपको प्लांट्स की यूसेज क्लियर है। अगर आपको और भी कोई यूसेज आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो कंटेंट गिवन है उसको मैंने सिंक्रोनाइज वे में प्रेजेंट करा है। फिर बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर 3 मेजर कैटेगरीज हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, उसके अलावा बर्ड्स हो गए और इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, इनके भी बहुत अच्छे यूसेजेस हैं। अगर ये भी प्रेजेंट नहीं होते तो हमारी लाइफ के अंदर एक बैलेंस नहीं रहता। ठीक है, तो आपको समझ पा रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स and plants and animals, they all are interrelated and interdependent। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप किस तरीके से ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज इनिशिएट होती है प्लांट से, किस तरीके से प्लांट नेसेसरी बन जाते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, किस तरीके से एनिमल्स भी एक अपना रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बींग्स के सस्टेन होने में, और इसी तरीके से तीनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए, डिपेंड करते हुए चलते हैं। फिर यूसेज बात करें प्लांट, फ्लोरा, फौना की, तो है मिल्क, मीट, हाइट्स एंड वुड। ये सब हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल्स के थ्रू मिलता है। ठीक है, फिर हनी, शहद भी हमको इनसे मिलता है। हाइड्स होते हैं इनकी स्किन, अगर हाइड्स आपको नहीं पता तो स्किन, एनिमल स्किन को हाइड्स कहते हैं। फिर वल्चर, क्लिंजर ऑफ एनवायरनमेंट, अगर कोई भी डेड रिमेन्स हो जाता है, अगर ह्यूमन बॉडी का कोई डेड रिमेन्स होते हैं या फिर एनिमल्स के कोई डेड रिमेन्स होते हैं, तो उनको कौन ईट करता है? वल्चर्स। ठीक है, तो वल्चर्स हमारे इधर से जो गंदगी है, जो ऑर्गेनिक डेड मैटर है, उसको क्लिंस करते हैं, इसलिए वल्चर एज अ क्लिंजर ऑफ एनवायरनमेंट भी वर्क करते हैं। ठीक है, एंड फीड ऑन, बिकॉज दे फीड ऑन डेड एनिमल्स। ठीक
ठीक है। तो ये चीज़ तो सिंपल थी, हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक बायोस्फीयर का टॉपिक है, ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ पे किस टाइप का फ्लोरा और फौना प्रेजेंट होगा, ये भी जरूरी है। इसके अंदर हम मेजरली फ्लोरा की बात करेंगे। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, जैसे हमने फैक्टर्स पढ़े थे पहले सॉइल के लिए, तो यही फैक्टर्स हैं कि कहाँ पे फ्लोरा प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं फ्लोरा हमारा, ठीक है। पोलर रीजन्स के अंदर किस टाइप के हमको मिलेंगे, टुंड्रा वेजिटेशन, और वहाँ पे मॉसेस और लाइकेंस, इस टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम अच्छी बारिश जहाँ पे टेम्परेचर हाई है, ठीक है, टेम्परेचर हाई है, रेनफॉल भी हाई है, वहाँ पे हमको कैसे मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये देखिए, जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो वहाँ पे रेनफॉल भी हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, तो हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, जैसे अफ्रीका के अंदर मिलता है, और हमारे इधर भी बहुत जगह एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के इधर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट प्रेजेंट है। तब ये सब मैप के अंदर अकॉर्डिंगली देख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। बाकी कंडीशंस याद रखनी है आपको कि कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट प्रेजेंट होगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा और रेनफॉल भी हाई होगी। फिर बात करते हैं लो रेनफॉल की। लो रेनफॉल कहाँ प्रेजेंट, अगर लो रेनफॉल कहीं प्रेजेंट है जहाँ पे टेम्परेचर भी नॉट दैट मच हाई, टेम्परेचर भी मीडियम है, ठीक है, लेट्स टेक इट मीडियम, तो वहाँ पे हमको थॉर्नी स्क्रब्स श्रब्स मिलेंगे, ठीक है, डीप रूट्स होंगे और वैक्सी, जैसे कि हमारा यहाँ पे हमको टेम्परेचर भी हाई लेना पड़ेगा, बिकॉज ये डेजर्ट की बात हो रही है, क्योंकि आप थॉर्नी श्रब्स और उनसे समझ सकते हैं कि डेजर्ट की बात हो रही है। सो दीज रीजन्स विल बी मेनली कंप्राइजिंग ऑफ डेजर्ट्स, ठीक है। फिर डीप रूट्स एंड वैक्सी कोटिंग लीफ विद थॉर्न्स, आपने कैक्टस प्लांट सुना होगा, ठीक है, जो कि डेजर्ट में मिलता है, हमारे इंडिया के अंदर थार डेजर्ट काफी फेमस है, तो आपको वहाँ पे दिखेंगे कि उनकी जो प्लांट्स होते हैं वो लीव्स नहीं होती, ठीक है, उनकी एक तो स्पाइक्स होते हैं इस तरीके से जैसे कैक्टस के होते हैं, उनके ऊपर लीव्स नहीं होती, लीव्स विद थॉर्न्स, जो इनके थॉर्न्स होते हैं उन्हीं पे इस टाइप के स्पाइक्स होते हैं जिनको उनकी लीव्स कंसीडर करा जाता है। इनकी जो कोटिंग होती है वो भी काफी वैक्सी होती है, ठीक है, स्लिपरी होती है। फिर डीप रूटेड होते हैं, क्यों, क्योंकि डीप रूटेड इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी वाटर की अवेलेबिलिटी ग्राउंड लेवल पे है वो नहीं होती, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं होता है इनको, ठीक है, तो इसीलिए डीप रूटेड होते हैं, जिससे इन डेप्थ जाके जमीन से ये लोग पानी को लेते हैं और अपनी नीड सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर बात करते हैं मॉडरेट रेनफॉल की, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है और टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट यहाँ पे मॉडरेट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल भी मॉडरेट रहेगा, टेम्परेचर का कंसिडरेशन इतना नहीं है, ठीक है, बट आपको एक समझाने के लिए, याद करने के लिए आप ये चीज समझ सकते हैं। शॉर्ट ट्रीज एंड ग्रासेस होते हैं, ठीक है। फिर टेम्परेचर अपन ने देख लिया था, रेनफॉल की कैटेगराइजेशन देख लिए थे। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है, मतलब पोल रीजन है, वहाँ पे हमें जो पोलर रीजन भी होता है वो क्या हो जाएगा, टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगी हमें वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लीव्स और ट्रीज वगैरह नहीं मिलेंगे, बल्कि मॉसेस और लाइकेंस टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, यही सब आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको ऐसे आप अरेंज करके अगर फ्लो चार्ट के तौर पे याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। और आप एवरग्रीन फॉरेस्ट श्रब्स और उनके मुझे रीजन्स के कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी रीजन्स है वर्ल्ड के अंदर। काफ़ी फेमस रीजन है ये, जहाँ पे लॉन्ग ग्रासेस, शॉर्ट ट्रीज और ग्रासेस मिलती है, या आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहाँ मिलता है उसके लिए भी बता सकते हैं, जिससे आपको भी याद रहेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। अगर आप रिलेट करके चलते हैं रियल लाइफ से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है पढ़ना, ठीक है। फिर बात करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, हमारे जो फ्लोरा प्रेजेंट है उसे हमें किस तरीके से कंजर्व करना चाहिए। क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उसकी कितनी डाइवर्स यूसेजेस है, ठीक है, वो हमारे बहुत जगह काम में आ रहा है, हम इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, तो उनका ध्यान रखना भी हमारी एक नीड है, ठीक है, इसलिए हमको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, एंड सर्व आवर नीड्स। वेल्थ ऑफ नेशन भी क्यों है, क्योंकि नेशन ज़्यादा पॉस्परस, क्योंकि रिसोर्सेज एक टाइप का रिसोर्स है, हम ये सारी क्या है, रिसोर्स है, जितनी ज़्यादा हम नेशन के पास रिसोर्स होती है उतना ही ज़्यादा वो प्रॉस्परस नेशन बनता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कंसर्न्स ड्यू टू, ये क्या क्या कंसर्न्स हो रहे हैं इसको रिलेटेड, इसको हम इतना कंजर्व करने की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, जिस तरीके से सॉइल इरोजन हो रहा है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज है, ये सारे इस टाइप जो डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सारी जो डिग्रेडिंग एक्टिविटीज है उसके कारण जरूरी हो जाता है कि हम उनको कंजर्व करें, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स एंड लैंडस्लाइड, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर पोचिंग ऑफ एनिमल्स, फौना की बात कर रहे हैं तो हम पोचिंग हो रही है, मतलब कि इलीगली उनको कैप्चर करा जाता है, उसके बाद उनको यूज करा जाता है उनके रूल्स के लिए, उनके हाइट्स के लिए, ये सारे यूसेजेस को फॉर द इकोनॉमिक पर्पसेस, ठीक है, उनकी पोचिंग हो रही है, इलीगली उनको कैप्चर करा जा रहा है, जिससे कि उनका जो नंबरिंग है वो एंडेंजर्ड हो गए, ठीक है। आपको पता होगा स्पीशीज को हम कैटेगराइज करते हैं एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड, ठीक है, नियरली एक्सटेंट। तो ये सारी जो कैटेगराइजेशन है आईयूसीएन के द्वारा तरफ से दी हुई, उन कैटेगराइजेशंस को आपको ध्यान रखना है। अगर आगे आप इसको सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए हर एक स्पीशीज का, ठीक है। एंडेंजर्ड की भी हम बात कर सकते हैं, मतलब कि उनके लेवल काफी कम हो चुका है, ठीक है, उनका ध्यान रखना जरूरी है। एंड वर्ज ऑफ एक्सटेंट, मतलब कि उनकी नंबरिंग बहुत कम है, लाइक अगर वो पहले 1000 थे तो अब उनकी नंबरिंग 50 और 10 ही रह गए हैं, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट हम आइडिया लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंट है। और एक्सटिंक्ट कब हो जाएंगे, जब वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स है जिसके कारण कंजर्व करना जरूरी होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बिकम्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये कंसर्न्स क्या क्या है उनको रिलेटेड ये आपको पता होना चाहिए। हाउ, अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से उनको कंजर्व कर सकते हैं। तो हमारे नेशन ने भी काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि अवेयरनेस ड्राइव्स कराई है, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, ठीक है। आपको पता होगा सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए वॉइस रेज करते हैं कि इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चिपकू मूवमेंट भी आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, वो भी इसी से रिलेटेड है। फिर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क क्या होता है, हम कोई भी एक एरिया होता है उसको डेजिग्नेट कर देते हैं, जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी दे देते हैं, उसे क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी दे देते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स अपॉइंट कर देते हैं हम, जो कि उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी नीड्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई एरिया है उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया है, तो वहाँ पे आप कोई भी चीज़ फॉरेस्ट की कंज्यूम नहीं कर सकते हो। जैसे आपको कुछ सामान चाहिए यहाँ से, जिस तरीके से टाइप्स ऑफ ट्रीज आपको अगर यहाँ पे काटना है अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो आप वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट की अथॉरिटी है और वहाँ पे उसको कंजर्व करना जरूरी है। अगर उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करा मीन्स उसको कंजर्वेशन के लिए ही जरूरी है, ठीक है। फिर बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट एक मेजरली बड़ा एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। अगर उसके अंदर और भी आसपास के पेरीफेरी जो आ रहा है, इसके अंदर आप कुछ कुछ चीज़ें ले सकते हैं, जैसे तरीके से माइनर फ्यूल की जो गुड्स वगैरह होती हैं, ये सब आप उसमें से ले सकते हैं। तो इनके दोनों के कैटेगराइजेशन हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, जिसको हम आगे कवर करेंगे, ठीक है, आगे वाले टॉपिक में इसको इंक्लूड करा लेंगे। फिर बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी एक फर्दर कैटेगराइजेशन है जिसको हम आगे देखेंगे। तो ये 3 टॉपिक अभी हम फर्दर स्लाइड्स में देखने वाले हैं। अगर आपको इसके बीच में अपन अच्छे से डिफरेंस करेंगे जिससे आपको क्लियर है। फिर कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स। वेटलैंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक बन गया है आजकल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वेरियस नीड्स को सेटिस्फाई करता है हमारी, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ यूसेजेस को फॉलो करता है। इसके अंदर ये वाटर को स्टोर, ग्राउंड वाटर को एनहांस करता है, ठीक है। ये मेजर जो हमारे माइग्रेटिंग स्पीशीज आ रहे हैं उनको भी स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वेटलैंड प्रोटेक्शन के भी एक्ट चल रहे हैं। अगर आप हायर क्लास यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपका लेवल, अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो इसलिए मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। और जो यूपीएससी वाले इसको देख रहे हैं वो उसके ऊपर सर्च मार सकते हैं कि वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए हमने जो एक्ट्स वगैरह लेके आए हैं और कौन कौन से नए वेटलैंड्स अभी इसके अंदर आए हैं, ठीक है। तो लेक्स को प्रोटेक्ट, क्योंकि ये नेचुरल फ्रेश वाटर रिसोर्स है, इसलिए इसको कंजर्व करना जरूरी हो जाता है। फिर अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे वनो महोत्सव हम
वन का एक महोत्सव मनाते हैं, ठीक है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम मनाते हैं वन महोत्सव, जिसके अंदर हम पूरे वीक में प्लांट्स की अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, ठीक है। प्लांट्स को कंजर्व करते हैं और अफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साइट्स। इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। अभी मैंने आपको बताया था कि इलीगल माइनिंग की पोचिंग हो रही है, एनिमल्स की जो पोचिंग हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए एक कन्वेंशन है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये साइट्स की तरह साइट्स के टर्म में इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया है, ठीक है। तो साइट्स आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि इलीगल जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अगर उनकी एंडेंजर्ड स्पीशीज की पोचिंग हो रही है या उनके कोई हार्म हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? साइट्स। साइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी एक टीम है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है और ये ओवरऑल वर्ल्ड है। इंटरनेशनल है मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए है ये। जो भी जिसने जो जो कंट्री जिसकी सिग्नेटरी है वो सब इसको endangered species को प्रोटेक्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एथिकल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। इसका क्या एम है कि कंजर्व करना सबकी एक एथिकल ड्यूटी है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पे इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो इनको कंजर्व करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और ये हमारी एक एथिकल मॉरल ड्यूटी भी है, ठीक है। बीइंग अ सिटीजन ये हमारी मॉरल ड्यूटी। फिर एनिमल्स प्रोटेक्टेड, ये सारे एनिमल्स ऐसे थे जो कि एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ गए थे, बट क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्ट करा है इसके कारण ये वापस से इनका लेवल है वो सही हो गया है, ठीक है। वल्नरेबल हो गए जैसे कि बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टाई, कोरल एंड ऑर्चिड्स एंड एलोस। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है? इसी का बता सकते हैं। साइट्स के बारे में जो यूपीएससी के लिए देख रहे हैं वो एक बार और से इन डिटेल देख लिया, उसके अंदर काफ़ी स्पीशीज़ हैं, ठीक है। और आईयूसीएन स्टेटस जरूरी है। अब मैंने आपको बताया था नेशनल पार्क वगैरह के बारे में हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और आगे, ठीक है, आगे लैंडस्लाइड्स है। नेशनल पार्क क्या होता है? एक ऐसा नेचुरल एरिया टू प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर सिस्टम। अगर कोई सिस्टम है जहाँ पे फ्लोरा भी प्रेजेंट है, काफ़ी वल्नरेबल फ्लोरा है और वल्नरेबल एंडेंजर्ड स्पीशीज है जैसे फौना, ठीक है। तो उस पूरे सिस्टम को ये लोग गवर्नमेंट की अथॉरिटी दे देते, गवर्नमेंट के हेड हो जाती है, गवर्नमेंट इसको पूरा हेड करती है, उसके अंदर ही प्रोटेक्ट करते हैं स्पीशीज को। उनके नंबर नहीं है, आर्टिफिशियली उनके नंबर रेस करते हैं जिससे कि ये एरिया कंजर्व रहे। तो ये कंजर्वेशन का एक मेथड है, ठीक है। सस्टेनेबल कंजर्वेशन है। सस्टेनेबल क्या है? जिससे कि फ्यूचर में इनके लिए ये एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट ना हो जाए, जिससे फ्यूचर में इनका लेवल एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसलिए सस्टेनेबल कंजर्वेशन दिए। सस्टेनेबल मीनिंग मैंने आपको डिस्कस कर रखा है चैप्टर 1 में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले चैप्टर 1 देख लीजिए, ठीक है। नेशनल पार्क आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपके लेवल क्लास 8 के लिए इतना ही रेलेवेंट पार्ट है। फिर बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक्ड थ्रू ग्लोबल मार्केट डेमोन्स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। अब क्या है कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मान लीजिए आपकी रबर की या फिर कमर्शियली जो ट्रीज इंपॉर्टेंट है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या करेगा गवर्नमेंट? उसके लिए क्या लेके आ सकती है बायोस्फीयर रिजर्व में कि अगर कोई कमर्शियल किसी को नीड है ज़्यादा, ठीक है। पहली बात तो शायद कमर्शियली इसके अंदर अलाउ नहीं होता है, बट अगर आपको अपनी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कोई ट्राइबल रीजन है उसकी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना है अगर आपको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट की परमिशन ले सकते हैं और जितने आप ट्रीज अगर इफ आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो जितने ट्रीज का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है आपको उतने ही ट्रीज वहाँ पे वापस से प्लांट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट भी हो रहा है और कंजर्वेशन भी कर रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वहाँ के आपको बिल्कुल कंजर्व कर रखा है, इसमें स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन होता है। नेशनल पार्क में स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन होता है, पर बायोस्फीयर रिजर्व में डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं लैंडस्लाइड्स की। मैंने आपको कहा था कि लैंडस्लाइड्स हम नेक्स्ट कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके गिवन, ठीक है। ये हमारा लास्ट पेज होगा इस चैप्टर का, उसके बाद मैं चैप्टर 3 भी लेके आने वाली हूँ, तो आप
प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपके पास अपडेट आते रहेंगे वीडियोज़ के। फिर बात करते हैं लैंडस्लाइड्स की। लैंडस्लाइड क्या है? मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रीज और अर्थ डाउन द स्लोप। आपने देखा होगा कि जो भी माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, हिली रीजन्स होते हैं, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हिमालय रीजन मोस्ट प्रोन है लैंडस्लाइड्स को लेकर, ठीक है। हिमाचल, उत्तराखंड, इसके अंदर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि जो रॉक्स हैं वो अनस्टेबल है, ठीक है। ये रॉक्स अनस्टेबल हैं और ये स्लाइड डाउन कर देते हैं अगर हैवी रेनफॉल हो रही है या फिर कोई अर्थक्वेक आ रहा है, उसके कारण ये क्या होता है, या वॉल्केनो इरप्शंस हो रहे हैं, तो ये जो बड़े बड़े रॉक के पीसेस हैं, डेब्रीज हैं, वो एकदम से स्लोप डाउन कर देते हैं और यहाँ पे अगर कोई हैबिटेशन है या फिर यहाँ पे कोई चीज़ें हैं स्टेबल, तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। ड्यू टू अर्थक्वेक, फ्लड्स और वोल्केनोस, इसके मेजर रीजंस क्या है कि फ्लड्स आ रहे हैं। फ्लड्स मीन्स हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक आप सबको पता होगा, इनर डिस्टर्बेंस इन द अर्थ, एंड वोल्केनोस इरप्शन हो रहा है। मैग्मा अगर आ रहा है कोई भी वोल्केनो से, कोई भी माउंटेन से अगर मैग्मा इरप्ट हो रहा है तो उसको वोल्केनो की तरह टर्म कर दिया जाता है। ऑन हिली टेरेन्स, लैंडस्लाइड्स कॉज वाइड स्प्रेड डिजास्टर। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हर बार जब भी मानसून आता है वहाँ पे लैंडस्लाइड्स के केसेस होते हैं और उसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिजास्टर होता है, लॉस ऑफ लाइफ और लाइवलीहुड भी होता है, वहाँ के बिजनेसेस इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब केस स्टडी है एक की पांजी विलेज था, रेकॉन्क्यू, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। हमने अभी बात करी कि हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पंजी विलेज था जो कि रिकॉन्क्यू था और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? किन्नौर, ठीक है। तो ये ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एंड कोलैप्स्ड एंड डैमेज, कंप्लीट विलेज गॉट वेकेटेड। इसके अंदर क्या हुआ? एकदम से इंटेंस ब्लास्टिंग होती है, उसके कारण ये कोलैप्स, इसके अंदर लैंडस्लाइड्स हो जाती है बहुत ह्यूज स्केल पे और उसके कारण पूरा का पूरा विलेज ही खत्म हो गया, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि विलेज है तो उसके अंदर कम से कम पॉपुलेशन 2000 से लेकर 5000 तो होगी, तो वो पूरी पॉपुलेशन एक लैंडस्लाइड के कारण खत्म हो गई, ठीक है। तो इसीलिए लैंडस्लाइड एक बहुत डिजास्टर्स चीज़ है, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और इसको मिटिगेट करना चाहिए, ठीक है। हम इसको कंजर्व मिटिगेट करेंगे मतलब अगर वो आने वाला है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, हम इसको रोक नहीं सकते, तो इसीलिए मिटिगेट कर रहे हैं, मतलब उसके लिए प्रिकॉशंस ले रहे हैं हम पहले से ही कि अगर लैंडस्लाइड्स को एरिया प्रॉन है, कहीं पे हजार्ड आने के चांसेस है, तो हम उसको पहले से ही मैपिंग कर लें, जिससे कि वो एरिया को हम डेजिग्नेट कर ले अलग से कि हाँ ये वल्नरेबल एरिया है और यहाँ वहाँ पे जो हम हैबिटेशन या लाइफस्टाइल है वहाँ के लिए स्टॉप कर दे, उसको वेकेट कर दे, उस एरिया को हम वेकेट कर दे। तो हज़ार्ड की मैपिंग होनी चाहिए जिससे कि हम पता लगा सकते हैं वहाँ पे कौन सा हज़ार्ड है, जैसे कि लैंडस्लाइड्स है, अर्थक्वेक्स है, वोल्केनोज है, सुनामीज है, इस तरीके से हज़ार्ड्स की मैपिंग होती है। तो एरिया प्रोन टू इट उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल्स, हम इस तरीके से वॉल्स लगा सकते हैं, पहाड़, जैसे ये पहाड़ है उसके आगे हम ऐसे वॉल्स लगा सकते हैं तार की या उसकी ब्रिक्स की, जिससे क्या हो कि अगर हो भी सही तो पूरे एरिया में स्प्रेड ना हो, ठीक है। उसकी थोड़ी स्पेस देके बनाएंगे जिससे कि वो डेब्रीज जो है वो यहाँ तक, जैसे ये यहाँ से आ रही है पूरी डेब्रीज, तो ये इनका फोर्स यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम ऐसी वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिससे कि आगे स्प्रेड ना हो, ठीक है। और हो सकता है ब्रिक्स की वॉल तो इतनी ज़्यादा स्टेबल ना हो, बट हाँ अगर हम वायर्स की कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा वैक्यूम होता है, उसके कारण वहाँ पे इतना चांसेस नहीं होते। रिटेंशन वॉल्स हम हैवी मटेरियल्स की बना सकते हैं। इंक्रीज वेजिटेशन कवर, वहाँ पे अगर हम वेजिटेशन कवर इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा? सॉइल पार्टिकल्स बाइंड, क्योंकि ये लैंडस्लाइड्स क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ के रॉक स्टेबल नहीं है। अनस्टेबिलिटी को अगर हमको स्टेबल करना है तो वहाँ पे हम उसकी सॉइल्स के अंदर पेड़ लगा सकते हैं, अच्छी खासी वेजिटेशन लगा सकते हैं जिससे कि वो उसका फोर्स स्टॉप कर ले, ठीक है। वो कम्प्लीटली उसको ये तो नहीं है कि स्टॉप कर देगा, कम्प्लीटली स्टॉप नहीं होगा, बट हाँ उसके प्रिकॉशंस को मिटिगेट कर पाएगा वो, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स ले सकते हैं जिससे इसका जो डिजास्टर का इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर ड्रेनेज कंट्रोल वर्क, ठीक है। ड्रेनेज का जो वहाँ पे है उसको भी हम, ड्रेनेज क्या बात हो रही है यहाँ पे? रिवर सिस्टम, तो वहाँ का जो रिवर सिस्टम है उसको भी हम ध्यान में रखें, क्योंकि मेजरली रिवर के अंदर अगर फ्लड्स आएंगे तो उसके कारण ही ये वीकनेस हो रही है वॉल्स की, रॉक्स की, जिससे कि लैंडस्लाइड से ज़्यादा प्रोन हो जाता है। तो इसका जो ड्रेनेज रिवर का है चैनलाइज कर सकते हैं हम अच्छे से,
अगर कहीं पे फ्लड एरिया, कहीं पे अगर लैंडस्लाइड एरिया है तो उससे हम वहां से रिवर को चैनलाइज कर सकते हैं दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको सब याद रखने हैं लैंडस्लाइड के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो ये मिटिगेशन हो गया, हमने ओवरऑल पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, सारी नेचुरल रिसोर्सेज हमने कवर कर ली है। ठीक है, तो आप सारे वीडियोस देख सकते हैं लाइन वाइज, प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से अपलोडेड है ये, और इनके नोट्स बना सकते हैं आप साथ ही साथ में। ठीक है, तो लैंड कवर कर लिया था, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ भी हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा मिनरल्स। उसके लिए आप अपना बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, ठीक है।